भाइयों मैं अनुराग। चलिए तो बात करते हैं गुप्त वंश के एक श्रेष्ठ योद्धा स्कंदगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त सिंहासन रूढ़ हुआ। उसके शासनकाल की प्रथम तिथि 400 ईस्वी जूनागढ़ अभिलेख में उत्तीर्ण मिलती है। गढ़वा अभिलेख तथा रजत मुद्राओं में उसकी अंतिम ज्ञात तिथि 467 ईस्वी दी गई है। सर्वप्रथम आरसी मजूमदार ने यह मत दिया है कि कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र पुरुगुप्त शासक बना तथा स्कंदगुप्त उसकी हत्या करके सिंहासन रूढ़ हुआ। भीतरी मुद्रा लेख में पुरुगुप्त की माता अनंत देवी को महादेवी कहा गया है, परंतु स्कंदगुप्त के लेख में स्कंदगुप्त की माता का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसी लेख में पुरुगुप्त को कुमारगुप्त का तत्पदानुधाता कहा गया है। बिहार स्तंभ लेख में पुरुगुप्त को कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कहा गया है। उपयुक्त तर्कों की आलोचनात्मक समीक्षा किए जाने पर प्रतीत होता है कि इनमें कोई बल नहीं है। गुप्त वंश में ऐसा कोई नियम नहीं था कि सबसे बड़ी रानी का पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकार होगा। आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा कथा सरित सागर तथा चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा जैसे ग्रंथों में उत्तराधिकारी का उल्लेख नहीं करते। जूनागढ़ अभिलेख में स्पष्ट है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वरण किया। कुमारगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र पुरुगुप्त ने यदि शासन किया भी होता तो उसका राज्य स्कंदगुप्त के बाद माना जाता। इसका कारण पुरुगुप्त की स्वर्ण मुद्रा का मान 144 ग्रेन इस परिणाम पद्धति का सर्वप्रथम प्रवर्तन स्कंदगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के अंत तक गुप्त स्वर्ण मुद्रा 141 ग्रेन के परिणाम में ही जारी होती थी। स्कंदगुप्त की माता का नाम संभवतः देवकी था। स्कंदगुप्त के अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जो कि 455 ईस्वी में सौराष्ट्र की गुजरात में मिलती है, स्कंदगुप्त का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अभिलेख यह है। इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों, यहाँ मलेच्छों का तात्पर्य हूण से है, हूणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत प्रदर्पण को राज्यपाल नियुक्त किया। गिरनार पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। गुप्त काल में समय गणना किए जाने संबंधी साक्ष्य इस अभिलेख में सुरक्षित हैं। भीतरी स्तंभ लेख जो कि गिरजापुर उत्तर प्रदेश में है, पुष्पमित्र तथा हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का स्पष्ट विवरण एकमात्र लेख से प्राप्त है। साथ ही इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम की माताओं तथा उनकी उपाधि महादेवी का विवरण मिलता है। बिहार स्तंभ लेख जो कि पटना बिहार से प्राप्त है, इसमें स्कंदगुप्त के समय तक गुप्त राजाओं के नाम तथा शैलिक नामक अधिकारी का उल्लेख है। इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त है, तौली श्रेणी द्वारा सूर्य पूजा तथा सूर्य मंदिर में दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। सुपिया अभिलेख जो कि रावी मध्य प्रदेश में स्थित है, गुप्त शासकों की वंशावली घटोत्कच के समय की मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। कहम स्तंभ अभिलेख जो कि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से प्राप्त है, मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। गढ़वा शिला लेख इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश से प्राप्त स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है। स्कंदगुप्त के समय भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। पश्चिमी शाखा के हूण ने रोमन की तरफ प्रस्थान किया तथा पूर्वी शाखा के हूण ऑक्सस नदी पार कर भारत आए। हूण का प्रथम आक्रमण का नेता खुशनेवास था। युद्ध की भयंकरता का उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में इस प्रकार वर्णित है। हूणों के साथ युद्ध के समय उतरते स्कंदगुप्त की भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप उठी थी। जूनागढ़ अभिलेख में हूण शब्द के स्थान पर मलेच्छ का प्रयोग मिलता है। लेखों के अनुसार पराजित होने पर मलेच्छ अपने देश में स्कंदगुप्त की कीर्ति की गान करने लगे। सोमदेव की कथा सरित सागर में उल्लेखित उज्जैनी के
स्कंदगुप्त, जिसे विक्रमादित्य कहा गया है, मलेच्छों को जीता। उनके पिता महेंद्रादित्य यानी कुमारगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तथा स्वयं वाराणसी चले गए। चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा में उल्लेखित है कि दुप्रहस्त यानी स्कंदगुप्त ने 12 वर्ष की आयु में यवनों, वाहिलिकों को, शकुनियों को पराजित किया। चंद्रगोमिनी ने अपनी व्याकरण में लिखा है, जट यानी गुप्तों ने हूणों को जीता। इस प्रकार हूण विजय के अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रमाण उल्लेखित है, लेकिन हूणों के आक्रमण व युद्ध की स्पष्ट विवरण भीतरी स्तंभलेख के 8वें शिलालेख में मिलता है। हूण विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमचंद्र राय चौधरी ने स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का श्रेष्ठ वीर कहा है। इसने इतनी कुशलता से हूणों को उखाड़ फेंका कि पुनः बाद की आधी शताब्दी तक भारत में हूणों का आक्रमण नहीं हुआ। भीतरी स्तंभलेख में हूणों युद्ध के पश्चात श्रोतेषु गंगा ध्वनि शब्द में गंगा घाटी में युद्ध होने का आभास होता है, परंतु गंगा ध्वनि शब्द युद्ध की भयंकरता से प्रकट करता है। अत्रेयी विश्वास अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के साथ युद्ध साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर लड़ा था। जूनागढ़ लेख के अनुसार सौराष्ट्र प्रांत साम्राज्य चिंतादायक प्रांत था। तदापण सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त करने के पूर्व उसे बड़ा विचार करना पड़ा। मौर्यों ने जिस प्रकार उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा विशेष ख्याल रखा, परंतु साधन संपन्न होते हुए गुप्तों ने किसी दृढ़ पश्चिमोत्तर नीति का पालन नहीं किया। फलतः पश्चिमोत्तर प्रदेश के खैबर तथा बोलन दर्रा से हूणों ने मालवा तथा मध्य प्रदेश तक आक्रमण किया। अंततः यह तर्कसंगत प्रतीत होता है कि पश्चिमी भारत के किसी स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। अन्य जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा नागों के दमन का उल्लेख है। हूण आक्रमण का लाभ उठाकर दक्षिण के वाटाकट नरेंद्र सेन ने मालवा के कुछ गुप्त प्रदेशों से छीन लिया। बालाघाट ताम्रपट में वाटाकट नरेंद्र सेन को कौशल, मेकल तथा मालवा का शासक कहा गया है। हूणों को परास्त कर स्कंदगुप्त ने वाटाकट को मालवा से खदेड़ दिया तथा प्रभाकर को वहां का सामंत नियुक्त किया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चतुर समुद्रों से घिरा संपूर्ण पृथ्वी पर उसने अपना अधिकार कर लिया। संपूर्ण गंगा घाटी उसके आधिपत्य में थी। भीतरी स्तंभलेख, कहौम स्तंभलेख, इंदौर ताम्रपत्र इसका प्रमाण है। काम्बे समुद्र तट तक के प्रदेश से प्राप्त गणु शैली की मुद्राएं उसके पश्चिमी भारत आधिपत्य को सिद्ध करती है। वेदी प्रकार की रजत मुद्राएं उसके मध्य भारत पर तथा नंदी प्रकार की मुद्राएं उसके काठियावाड़ पर आधिपत्य के प्रमाण हैं। बंगाल से उसकी भारी तौल की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। बिहार स्तंभलेख बिहार के उसके आधिपत्य में होने का प्रमाण है। इस प्रकार स्कंदगुप्त का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक तथा बंगाल से सौराष्ट्र तक विस्तृत था। वसुबंधु जीवन के लेखक ने अयोध्या को स्कंदगुप्त की राजधानी कहा है।